ट्रेडिंग इन द जोन, अध्याय 5, परसेप्शन, हिंदी audiobook.com। अभी तक के अध्यायों में आपने यह जान लिया है कि हमारी गलत धारणाओं की वजह से हम बहुत बार सही इन्फॉर्मेशन की गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें भारी लॉस उठाना पड़ता है। इसके बारे में हम दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं कि इस मामले में फलां व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है। कोई व्यक्ति किसी घटना, समूह, व्यक्ति, वस्तु व इन्फॉर्मेशन के प्रति कैसा नजरिया रखता है, यह उसकी सोच को प्रकट करता है। व्यक्ति या व्यक्तियों का नजरिया ही किसी भी बदलाव के लिए साफ तौर पर जिम्मेदार होता है। यदि किसी व्यक्ति का किसी खास काम के प्रति अगर पॉजिटिव व्यू है तो वह उस काम में अपना बेहतरीन योगदान देगा। वहीं अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव है तो वह उसमें बोरियत फील करेगा और आखिर में उसे छोड़ भी देगा। किसी के फोकस को एक दिशा में मोड़ने के लिए यह मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड ही जिम्मेदार है। इसी वजह से एक व्यक्ति अन्य दिशाओं को छोड़कर एक खास दिशा में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। एक कहावत के अनुसार किसी विशेष वस्तु के प्रति जिस झुकाव या नकारात्मकता को अभिव्यक्त किया जाता है वह असल में एक मनोवैज्ञानिक झुकाव होता है। इसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से हमारे द्वारा जीवन में लिए जाने वाले लगभग सभी निर्णय हमारी पसंद और नापसंद पर निर्भर करते हैं। एटीट्यूड को हम विषय वस्तु के हिसाब से अलग अलग नामों से प्रेजेंट करते हैं। जैसे जब हम अपने बारे में अपने एटीट्यूड की बात करते हैं तो उसे सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान कहते हैं। किसी ग्रुप के प्रति हमारे नेगेटिव एटीट्यूड को पूर्वाग्रह कहा जाता है। इस बुक के माध्यम से डगलस भी यही सिखाते हैं कि मार्केट इन्फॉर्मेशन से इमोशनल पेन के खतरे को कैसे दूर किया जाए। हालांकि मार्केट इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करती है जिसमें आपको खुश करने या फिर दुखी करने के गुण हों। यह तो केवल एक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन आपकी तरह ही लगभग हर किसी को यह लगता है कि यह आपकी भावनाओं को संतुष्ट या फिर दुखी करती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह तो बस आपके मेंटल स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसे कैसे फील करते हैं, जिससे आप फ्लो में सहजता से जाएंगे ताकि आप उस फ्लो में उपलब्ध अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मेंटल स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया होता है कि वे मार्केट की इंफॉर्मेशन के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं जिससे उन्हें इसमें कोई खतरा महसूस हो। और आप जानते हैं कि जब कोई खतरा ही नहीं है तो उसके बचाव के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्हें अपने मेंटल स्ट्रक्चर को सचेतन या अवचेतन रूप दोनों से मानसिक रक्षा तंत्र को स्टार्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल लोग वह देख सकते हैं जो बाकी सभी के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होते। उन्हें प्रोफेशनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे हमेशा फ्लो के साथ रहते हैं। इस समय वे अपॉर्चुनिटी की एक एंडलेस स्ट्रीम यानी अवसरों की एक अंतहीन धारा को फील कर रहे हैं। लेकिन जब वे इस फ्लो में नहीं होते हैं तब भी वे उस सबसे बेहतरीन फैक्ट को पहचान लेते हैं जिससे वे या तो वापस स्केलिंग करके या फिर ट्रेडिंग न करके लॉस की भरपाई कर लेते हैं। डगलस पूछते हैं कि क्या आप भी इनके जैसे बनना चाहते हैं, इनकी तरह ट्रेडिंग करने में सक्षम होना चाहते हैं? तो आपको बिना किसी डिस्टॉर्शन के एक ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ पॉइंट से मार्केट को देखने में सक्षम होना पड़ेगा, जिससे आप बिना किसी झिझक के पॉजिटिव बैलेंस के साथ ट्रेडिंग करने में सक्षम हो जाएंगे और एक ट्रेडर का एटीट्यूड अपना लेंगे। तब आपको अपनी सफलता के बारे में बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपके इस उद्देश्य यानी गोल को पूरा करवाने में डगलस की इस बुक की यह ऑडियो बुक कमेंट्री बहुत मदद करेगी। इसमें आप अभी मार्केट की इंफॉर्मेशन के साथ आपके संबंध को फिर से डिफाइन करने का एक तरीका सीखने जा रहे हैं, जिससे इंफॉर्मेशन को एक खतरे के रूप में देखने की संभावना बहुत कम या फिर न के बराबर हो जाएगी। डगलस यहाँ आपको रीडिफाइन करने के बारे में सिखाना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने पुराने मेंटल स्ट्रक्चर को छोड़कर उस एटीट्यूड को अपनाएं जो आपको अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पर फोकस्ड रखे। मेंटल सॉफ्टवेयर की डीबगिंग, नेगेटिव थिंकिंग यानी डर वाली मानसिकता के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। कोई भी थोड़े से प्रयास से
अपने एटीट्यूड को बदलकर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि डगलस ने हमें यह तो ध्यान करवा दिया कि डर की मेंटेलिटी की वजह से हम बार बार लॉस उठा रहे हैं, लेकिन अब हमारे सामने यह बड़ा प्रश्न है कि इस मेंटेलिटी को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। आपने इमैनुअल जेम्स रोन, जिन्हें जिम रोन के नाम से ज्यादा जाना जाता है, उनके बारे में अवश्य सुना होगा, जो एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर, लेखक और मोटिवेटर स्पीकर थे। उन्होंने और द सीक्रेट बुक की लेखक रेहेंडा ने बताया है कि आप वास्तव में जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उस दिशा में खींच ले जाता है। यानी विचार किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। इसलिए नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के उजाले में आसानी से जाया जा सकता है। इसके लिए आपको तो बस अपने एटीट्यूड में बदलाव करना है और यह हो जाता है। आप जानते हैं कि मानसिक भय का रिजल्ट कितना घातक हो सकता है। यह हमारे जीवन और करियर दोनों को मेंटली और फिजिकली रूप से बर्बाद कर सकता है। इस भय से बचने का एकमात्र उपाय अपने माइंड को ट्रेन करना है। असल में हमारा माइंड अभी जिस अवस्था में है, चाहे यह पॉजिटिव अवस्था में हो या फिर नेगेटिव अवस्था में, यहां तक आने के लिए इसे वर्षों तक ट्रेन किया गया है। इसकी प्रेजेंट सिचुएशन उसी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। आपने इसे जिस तरह से पहले ट्रेन किया था, अब उसी तरह से नई दिशा में इसे ट्रेन करना होगा। अपने मेंटल स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करना होगा। यह प्रोसेस तब बहुत आसान हो जाती है जब आपने अपने एटीट्यूड को बदलने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। और अगर यह मन में आपने पक्का ठान लिया है, तो आप बिना किसी ज्यादा प्रयास के इसे आसानी से बदल देंगे। मैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 61 के भावार्थ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डगलस इस चैप्टर में हमें यही सिखाने जा रहे हैं। इस श्लोक का शब्दार्थ है, श्रद्धा रखने वाले अपने इंद्रियों पर संयम और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वहीं ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। इसका भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण के अनुसार परम शांति का सोर्स ज्ञान है और बिना श्रद्धा के ज्ञान पाना असंभव है, क्योंकि ज्ञान पाने का यही एकमात्र सहारा है। ज्ञान के क्षेत्र में श्रद्धा का एक अर्थ किसी को जानने की उत्कंठ इच्छा भी होती है। और यह तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी को जानने की इच्छा हमारे अंदर न हो तो हम किसी को भी नहीं जान सकते। जब हम किसी को जान लेते हैं तभी हम उसे मान लेते हैं। जब हम मान लेते हैं तब हमारी उसके प्रति श्रद्धा पूर्णता पा लेती है। जिसमें जानने और मानने की अगाध इच्छा होती है उसी को श्रद्धालु कहा जाता है और वही ज्ञानी भी है। जब हम जान लेते हैं और मान लेते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारा मेंटल इम्बैलेंस यानी मानसिक हलचल समाप्त हो जाती है। हमारी इंद्रियां हमारे भीतर व्यवस्थित और स्थिर हो जाती है। तब हम अपने पैशन को फील करने लगते हैं। तब हमारा मेंटल स्ट्रक्चर बैलेंस्ड हो जाता है। हमें परम शांति का अनुभव होता है। हमारा मेंटल सॉफ्टवेयर डीबग हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा मेंटल सॉफ्टवेयर बग फ्री हो जाए और ठीक हो जाए। हम अपनी मेंटल पावर को समझकर इसका यूज अपने पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए प्रभावी तौर पर कर सकते हैं, जो मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में हमारी गाइड में अनवांटेड, नेगेटिव, इमोशनल और ऊल जलूल रिएक्शन क्रिएट कर रहा है। डगलस इस बारे में कहते हैं कि आप इस बात से चकित रह जाएंगे कि कैसे कुछ सिंपल चेंज करके आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स में भारी अंतर ला सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की प्रोसेस एक अपॉर्चुनिटी को समझने से शुरू होती है और बिना किसी अपॉर्चुनिटी परसेप्शन के हमारे पास ट्रेडिंग करने का कोई कारण नहीं है। डगलस अब आगे बढ़ने के लिए यह कह रहे हैं कि यहाँ यह उचित होगा कि हम अब इस परसेप्शन की प्रोसेस को तोड़कर अपनी मेंटल एनर्जी को परखना शुरू करें। परसेप्शन के डायनामिक्स यानी धारणा की गतिशीलता। एक प्रश्न मन में आता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम क्यों सोचते हैं, जबकि हमारे मन में रोजाना लगभग 60,000 से भी अधिक विचार आते हैं, जो एक वैज्ञानिक फैक्ट है, जिसमें से हमें कुछ चुनिंदा ही याद रहते हैं। आखिर वे कौन से फैक्ट हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि हम किसी इंफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं, उसके संबंध में हम क्या अनुभव करते हैं। किसी भी क्षण हम जो फील करते हैं उससे हमारी परसेप्शन यानी धारणा कैसे जुड़ी हुई है। हमारी परसेप्शन के डायनामिक्स को समझने का शायद सबसे आसान तरीका यह है
कि हर उस चीज के बारे में सोचना जो गुणों, विशेषताओं और लक्षणों के बारे में उस जानकारी को उत्पन्न करती है जो उन्हें विशिष्ट बनाती है जो वे हैं। यह इंफॉर्मेशन हमारी 5 फिजिकल सेंस यानी भौतिक इंद्रियों में से किसी एक पर फोर्स के रूप में कार्य करने की क्षमता रखती है। हमारा सामना जब इस इंफॉर्मेशन यानी एक्सटर्नल फोर्स से होता है तब यह हमारे माइंड में एक छाप छोड़ देती है जिसे हम एनर्जी स्ट्रक्चर कहते हैं। यही यादें, भेद और विश्वास जिन्हें हम अपने पूरे जीवन में कलेक्ट करते रहते हैं, वे हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में एक स्ट्रक्चर्ड एनर्जी के रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं। यह स्ट्रक्चर्ड एनर्जी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी अमूर्त अवधारणा, जिसका मतलब है कि इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। यह किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड रूप में हमारे माइंड में कोडिंग एनर्जी के रूप में स्टोर करती है। जब हम इससे संबंधित सब्जेक्ट्स को देखते हैं या फील करते हैं तब हमारा माइंड इसकी सभी कोडिंग इंफॉर्मेशन को डिकोड करके हमारे सामने प्रकट कर देता है। अमूर्त अवधारणाओं के भावनाएं, रूपक और अमूर्त क्रियाएं जैसे सोच आदि बेहतर उदाहरण हैं। अब आप अपने आप से पूछ रहे होंगे कि एनर्जी कैसे आकार ले सकती है या रूप ले सकती है। यहाँ डगलस कहते हैं कि इसका उत्तर देने से पहले वे एक और अधिक मौलिक यानी फंडामेंटल प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। वह प्रश्न यह है कि हम कैसे जानते हैं कि हमारी स्मृतियां, भेद और विश्वास सबसे पहले पावर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इस बारे में वे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है या नहीं, लेकिन मेंटल फैक्ट किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। हम यह तो जानते हैं कि परमाणुओं और अणुओं से बनी कोई भी चीज जगह घेरती है और जो चीज जगह घेरती है उसे देखा भी जा सकता है, लेकिन क्या यादों, धारणाओं और भावनाओं को देखा जा सकता है? वैज्ञानिक कम्युनिटी ने माइंड के हर जीवित और मृत ऊतकों में इन्हें खोज लिया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इन्हें इनके नेचुरल रूप में नहीं देखा है। अगर हमारी फीलिंग्स भौतिक पदार्थ के रूप में मौजूद नहीं है तो फिर इसका एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व एनर्जी के किसी रूप के अलावा किसी और रूप में नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो क्या यह एनर्जी का कोई आकार हो सकता है? हमारी ध्वनि तरंगे, फोन कॉल आदि माइक्रोवेव पावर के रूप में काम करती है। लेजर लाइट भी एनर्जी का ही एक रूप है। ये और इनके जैसे सभी उदाहरण यह दर्शाते हैं कि एनर्जी कैसे आकार, रूप और स्ट्रक्चर बदल सकती है। मेरे मन में एक प्रश्न और आ रहा है कि वैसे सपने क्या होते हैं? डगलस कहते हैं कि वे आपसे यह नहीं पूछ रहे हैं कि सपनों का क्या मतलब होता है। वे सपनों के बारे में आगे कहते हैं कि मान लीजिए आपके सपने आपकी खोपड़ी की सीमा के भीतर होते हैं और वे परमाणुओं और अणुओं से भी नहीं बने हुए हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे सपनों में मौजूद होने वाली सभी चीजों के लिए हमारी खोपड़ी में पर्याप्त जगह नहीं होती। सपने हमारे अनुभवों की केवल यादें होते हैं जो हम जागते समय अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं, और यह तभी संभव है जब सपने एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी के रूप में हों, क्योंकि एनर्जी किसी भी आकार या आयाम को धारण कर सकती है। इसके लिए वे कोई स्थान नहीं घेरती है। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हमारी यादें और विश्वास और हमारे काम करने के जो तरीके हमने सीखे हैं वो हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में एनर्जी के रूप में मौजूद है। जैसा कि आपने जाना है कि एनर्जी कोई जगह नहीं घेरती है, तब यह कहा जा सकता है कि हमारे पास सीखने की अनलिमिटेड पावर मौजूद है। हमें सीखने के प्रति रिजर्व रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी की स्टोरेज पावर अनंत है। अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो यह बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि आज मानव अपनी सीखने की कैपेसिटी में निरंतर सुधार कर रहा है। इसे आप अपने आसपास हर समय महसूस कर सकते हैं, जिसे आमतौर पर एज गैप के नाम से भी जाना जाता है। इसे परखने के लिए आप अपने से कम उम्र के बच्चों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में इंफॉर्मेशन कैच करने की पावर का एनालिसिस कर सकते हैं। तब आपको यह पता चल जाएगा कि एज गैप बुरा नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को ज्यादा यूज करने का बेहतरीन वर्जन है। खैर, जैसा डगलस कहते हैं कि अगर हम मोटे तौर पर मानव के विकास की बात करें तो जो हम अभी जानते हैं और जो कर सकते हैं उसे देखकर आज से 100 साल पहले के किसी भी व्यक्ति के दिमाग को चकरा देगा। वह बस यही कहेगा कि आप अद्भुत हैं।
आपकी शक्तियां अनंत है और आप कुछ भी कर सकते हैं। परसेप्शन और लर्निंग। सीखने से संबंधित सभी प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि हम बार बार प्रयास करके एवं गलतियों में सुधार करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं। हमारे सीखने का मोटिव निश्चित, स्पष्ट और जीवनोपयोगी होना चाहिए। जब सीखने वाला इसे समझ लेता है तब वह फोकस्ड होकर सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि हर किसी की यही प्रवृत्ति होती है कि वह उसी काम को जल्दी करता है जो उसे सुख देता है या सुख देने वाला होता है। डगलस इस बारे में हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें हमारी अनलिमिटेड एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी और लर्निंग कैपेसिटी को एक जैसा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। आज मार्केट में सीखने के लिए जो अथाह ज्ञान का भंडार उपलब्ध है, उसमें से मुझे क्या सीखना चाहिए, इस बारे में हमें जागरूक रहना होगा, क्योंकि यह हमारी स्टोरेज कैपेसिटी का काम नहीं है। अगर हमारी स्टोरेज कैपेसिटी यह तय करती तो फिर आज हम सब कुछ सीख चुके होते, हमें हर तरह की समझ होती। लेकिन अनलिमिटेड कैपेसिटी होने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। वह कौन सा कारण है जिसने हमें पीछे रोक के रखा हुआ है? आखिर हमें वह क्यों समझना है कि हमारे मेंटल कंपोनेंट्स यानी यादें और विश्वास एनर्जी के रूप में कैसे मौजूद हैं। और एनर्जी के बारे में यह सच है कि एनर्जी में अपने आप को व्यक्त करने का पोटेंशियल मौजूद है। ठीक यही तो हमारी यादें और विश्वास एक्ट करते हैं। वे अपने आप को अंदर से हमारी इंद्रियों पर एक फोर्स के रूप में व्यक्त करते हैं और इस प्रोसेस में हमारी कोड के रूप में स्टोर इंफॉर्मेशन डिकोड होकर प्रेजेंट सिचुएशन से तालमेल करने की कोशिश करती है। अगर यह तालमेल उसके अनुरूप हुआ तो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट हो जाती है और अगर यह उसके विपरीत हो तो यह रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन इस गलत परसेप्शन के कोडिंग सेट से तालमेल के चक्कर में उपलब्ध इंफॉर्मेशन में जो छिपी हुई अपॉर्चुनिटी होती है वह छूट जाती है। हमारे लिए एनवायरनमेंट हर पल अपने गुणों, विशेषताओं और लक्षणों के बारे में भारी मात्रा में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, जिसमें से कुछ तो हमारी इंद्रियों की शारीरिक सीमा से परे हैं। जैसे हमारी आंखें हर लाइट वेव को नहीं देख सकती और हमारे कान हर साउंड को नहीं सुन सकते हैं। लेकिन क्या बाकी बची सभी इंफॉर्मेशन को हम महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर की एनर्जी स्पष्ट रूप से उसी सेंसरी मैकेनिज्म से काम करके इस इंफॉर्मेशन को लिमिटेड या ब्लॉक कर देती है, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काम करता है। उदाहरण के लिए बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है जिसे हम केवल इसलिए नहीं समझते क्योंकि हमने अभी तक उनके बारे में सीखा नहीं है। इस बारे में यहाँ डगलस एक इजी इलस्ट्रेशन करके बताते हैं कि जब आपने पहली बार किसी प्राइस चार्ट को देखा था उस समय आपके विचार कैसे थे। उस पर विचार करें। तब आपने इसमें क्या देखा और क्या समझा। जब आपको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था तब आपने भी दूसरे किसी भी नए ट्रेडर की तरह एक बंच ऑफ लाइंस यानी कुछ लाइंस के गुच्छे के अलावा कुछ नहीं देखा था और आपके लिए इस समय इसका कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे आपने उस चार्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में सीख लिया, जैसे कि ट्रेंड्स, ट्रेंड लाइंस, कंसोलिडेशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिट्रेसमेंट और वॉल्यूम के बीच सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, ओपन इंटरेस्ट व प्राइस एक्शन आदि। अब आपने यह सीखना शुरू कर दिया कि मार्केट के बिहेवियर में इनमें से प्रत्येक डिस्टिंक्शन यानी भेद किसी पर्सनल नीड, गोल या डिजायर को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर डिस्टिंक्शन का अब आपके लिए एक अर्थ है जिसके साथ कुछ रेलिवेंट मात्रा में इंपॉर्टेंस जुड़ी हुई है। डगलस अब चाहते हैं कि अब आप अपने उस प्राइस चार्ट पर दोबारा जाएं और देखें क्या अब और सबसे पहले देखने में कोई अंतर है। बिल्कुल होगा। उस समय की वे बंच ऑफ लाइंस में आप उन सभी डिस्टिंक्शन को देखेंगे और साथ ही उन सभी अपॉर्चुनिटीज को भी देख पाएंगे जो वे डिस्टिंक्शन आपको दिखाना चाहते हैं। इस चार्ट में पहली बार में देखने के समय जो कुछ आपकी आंखों से ओंझल था अब वह स्पष्ट होने लगा है, लेकिन वह इंफॉर्मेशन उस प्राइस चार्ट में उस समय भी मौजूद थी और अब भी मौजूद है। अब आप यह स्पष्ट तौर पर पहचान सकते हैं कि यह फर्क कहां पर पड़ा है। इस समय आपके अंदर जो जो ज्ञान अनस्ट्रक्चर्ड एनर्जी के रूप में स्टोर है उसने आपकी आंखों पर एक फोर्स के रूप में कार्य किया, जिससे आप उन वेरियस डिस्टिंक्शन को पहचान सकते हैं
जिनके बारे में आपने सीखा है। पहली बार चार्ट को देखते समय वह एनर्जी वहां पर मौजूद नहीं थी, इसलिए वे अपॉर्चुनिटी आपको उस समय नहीं दिखी जो आपके लिए उस दौरान मौजूद थी। इसके अलावा जब तक आपने चार्ट में मौजूद वेरिएबल्स के बीच संबंध के आधार पर डिस्टिंक्शन करना नहीं सीखा, यानी भेद करना नहीं सीखा, तब तक वे आपकी आंखों से ओंझल रहेंगे। हम हर समय जिस इंफॉर्मेशन के कांटेक्ट में रहते हैं उसमें निहित अदृश्य अपॉर्चुनिटी के बारे में कभी भी सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसी वजह से वे हमसे ओंझल रहती है। हम जिस चीज को महसूस कर सकते हैं उसे सीख सकते हैं, लेकिन एक बंद लूप है जिसकी वजह से हम सीखने से ब्लॉक हुए रहते हैं। इसके लिए हमारा परसेप्चुअल क्लोज लूप जिम्मेदार है। यह हम सभी में मौजूद होता है, क्योंकि ये परसेप्चुअल क्लोज लूप हमारी मेंटल एनर्जी के रूप में हमारी इंद्रियों पर खुद को व्यक्त करने में नेचुरली कैपेबल होता है। यहाँ डगलस एक प्रचलित कहावत के बारे में कहते हैं, लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं, इसके बजाय लोग वही देखते हैं जो उन्होंने देखना सीखा है। उन्होंने अभी तक जो नहीं सीखा है वह उनकी आंखों से ओंझल है। किसी भी ट्रेडर के मन में लॉस का भय दो वजहों से हो सकता है। पहला, अधिकांश लोग किसी न किसी तरह के अपने स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव से या किसी ऐसे व्यक्ति के अनुभव के माध्यम से इस भय से संबंधित हो सकते हैं जिसे वे जानते हैं। दूसरा, जैसा कि हम एनर्जी के एटीट्यूड से इस अनुभव को इंटरनल डायनामिक्स का एनालिसिस करते हैं, जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं कि नंबर 1 हमारी थिंकिंग प्रोसेस डिजाइन के बारे में, नंबर 2 प्रोसेस की जानकारी, नंबर 3 इनके बारे में हमारे एक्सपीरियंस, और नंबर 4 न्यू अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज का हमारा पोटेंशियल। हमारे पास मूल रूप से दो प्रकार की मेंटल एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। हमारी यह एनर्जी किस इमोशन से चार्ज होती है, हमें इसका सोर्स पहचानना है। जब आप अपनी मेंटल एनर्जी के चार्जिंग सोर्स को पहचान लेते हैं कि यह पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज्ड है या फिर नेगेटिव एनर्जी से, तब आप अगले कदम की ओर बढ़ जाते हैं। परसेप्शन और रिस्क। अभी तक की चर्चा से आप क्या सीखे? कहीं आपने यह तो नहीं सीख लिया है कि ट्रेडिंग से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है? आइए इस बारे में डगलस से समझते हैं कि हमारे रिस्क के बारे में क्या परसेप्शन है। मान लीजिए एक ट्रेडर आज बुरी तरह से लॉस उठाकर घर आया है। अब कल ट्रेडिंग करने से पहले उसके डर या झिझक की डिग्री ज्यादा होगी या कम? इस बारे में एक टॉप ट्रेडर कहेगा कि आपका यह लॉस का डर तर्कहीन है, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम की अपॉर्चुनिटी और आपके पिछले ट्रेड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हर ट्रेड एक पॉसिबल रिजल्ट के साथ शुरू होती है। इसलिए आपके डर पूरी तरह से निराधार हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के रिस्क परसेप्शन को दूसरे द्वारा तर्कहीन सोच के रूप में माना जा सकता है। हालांकि रिस्क रिलेटिव है, लेकिन जो व्यक्ति इसे मानता है वह तो बस डरता है और कुछ नहीं। यह उसके पुराने अनुभव या बिलीफ के आधार पर तब तय होता है जब वह अपने परसेप्शन को बदलने की कोई कोशिश नहीं करता है। इस स्थिति में वह अपने आप को उसी सिचुएशन में रिलेट करता रहता है जब उसे कभी लॉस हुआ था। पावर ऑफ एसोसिएशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को पहली बार देखने पर यह जितनी जटिल लग सकती है, उनमें से अधिकांश को आसानी से डिकोड किया जा सकता है। हमारे माइंड की एक इनबिल्ट डिजाइन विशेषता यह है कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में मौजूद किसी भी चीज से हमारे माइंड में मौजूद गुणवत्ता, विशेषताओं, गुणों या लक्षणों के आधार पर उससे जोड़ने का कारण बनती है। हमारे मन के साथ किसी भी समान गुणों वाली चीज से जुड़ने की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति एक अचेतन मानसिक कार्य है जो स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से होती रहती है। इसके बारे में हमें सोचना या निर्णय नहीं लेना पड़ता। जैसे हमारे दिल की धड़कन, जिस तरह हमें दिल को धड़कने की प्रोसेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार हमें अपने अनुभवों और उनके बारे में अपनी भावनाओं को आपस में जोड़ने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वे अपने आप ही जुड़ जाती है। यह हमारे दिमाग की सूचनाओं को रिसोर्स करने के तरीके का एक स्वाभाविक कार्य है, जो दिल की धड़कन की तरह एक ऐसा कार्य है जिसका हमारे जीवन में अनुभव के तरीके सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। डगलस कहते हैं कि वे उस मानसिक तंत्र को नहीं जानते जो यह निर्धारित करता है कि दो या दो से अधिक सूचनाओं के सेट को जोड़ने के लिए
हमारे दिमाग को कितनी कम समानता की आवश्यकता है। हालांकि सभी के दिमाग एक ही तरीके से काम करते हैं। हमारे दिमाग जब यह पहचान लेते हैं कि रिलेशन पॉजिटिव है, तब वह नेगेटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी को मुक्त कर देता है, जिससे ट्रेडर का पूरा शरीर पूर्वाभास या आतंक की एक बहुत ही असहज भावना से उबर जाता है। ट्रेडर जिस बेचैनी या इमोशनल दर्द का अनुभव करता है, वह उस आघात की डिग्री के बराबर होगा जो उसे अपने पहले लॉस के परिणाम स्वरूप हुआ था। ट्रेडर का शरीर अब पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। अब वह ट्रेड के साथ एक इमोशनल संपर्क में है। अब उसका दिमाग जो भी इंफॉर्मेशन आंखों या कानों से अनुभव कर रहा है, वह उसे दर्दनाक एनर्जी से जोड़ता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि उसके दर्द और भय का सोर्स वह लॉस है जिसे वह इस पल महसूस कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने इस बारे में कहा है कि यह प्रोसेस दूसरे लॉस के कारणों को भी वैसा ही मानती है जो कि ट्रेडर के मेमोरी बैंक में है। भले ही दूसरा लॉस अपने व्यवहार के बारे में जो जानकारी उत्पन्न कर रहा है, वह व्यवहार उस पुराने के समान नहीं है। यहाँ पर दो लॉस हैं, एक ट्रेडर के दिमाग में और दूसरा दिमाग से बाहर। ये दोनों उसे बिल्कुल एक जैसे महसूस होते हैं। इसके बावजूद कम संभावना है कि ट्रेडर दूसरे लॉस के व्यवहार में किसी भी प्रकार का डिस्टिंक्शन करने में सक्षम होगा, यानी भेद करने में सक्षम होगा। इसलिए ट्रेडर संभावित अगले लॉस को ट्रेड की प्रकृति के बारे में कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने की बजाय वह इसे खतरनाक ट्रेड मानने लगता है। हालांकि उसने जो दर्द और भय अनुभव किया वह परम सत्य था, लेकिन उन संभावनाओं के बारे में क्या जिन्हें उसने महसूस किया, क्या वे सही थी? डगलस कहते हैं कि हमारे एटीट्यूड से वे सही नहीं थी, लेकिन ट्रेडर के लिए सही थी। इसके अलावा ट्रेडर के पास और क्या ऑप्शन हो सकते थे? सबसे पहले तो इस सिचुएशन में वह उन संभावनाओं को नहीं समझ सकता जिसके बारे में अभी तक उसने सीखा ही नहीं है। फिर भी अगर वह ट्राई करे भी तो डरते समय कुछ भी नया सीखना बेहद मुश्किल है। हमारा डर एनर्जी का एक बहुत ही कमजोर रूप है। यह हमें पीछे हटने, अपनी रक्षा करने के लिए तैयार होने, दौड़ने और हमारे फोकस को कम करने का कारण बनता है। लेकिन इसकी बजाय अगर डर का समझदारी से सामना किया जाए तो यह सीखने के अनंत ऑप्शन उपलब्ध करवाता है। दूसरा, जैसा कि डगलस ने पहले ही संकेत दिया है कि जहां तक लॉस खाए ट्रेडर का संबंध है, यह लॉस उसके दर्द का सोर्स है जो उसके लिए 100% सच है। ट्रेडर उसे पहले से ही दिमाग में मौजूद दर्द से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वास्तव में यह उस दर्द का असली सोर्स नहीं था। यह तो एक पॉजिटिव रूप से चार्ज किया गया ट्रेड था जो एक स्वचालित अनैच्छिक मानसिक प्रक्रिया द्वारा ट्रेडर की नेगेटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी से जुड़ा हुआ था, जो तेजी से काम कर रहा था। तो फिर सवाल यह उठता है कि यदि वह संभावित ट्रेड के बारे में जो सोच रहा है वह पूर्ण सत्य नहीं था, तो फिर वह डरता क्यों है? क्या ट्रेडर के लिए अपने खुद के अनुभवों से खुद के लिए डर उत्पन्न करना संभव है? डर और इमोशनल दर्द के बारे में जब वे मार्केट के साथ बातचीत करते हैं और पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं कि उनका दर्द और डर परिस्थितियों से पूरी तरह से उचित था। एक ट्रेडर के रूप में उपलब्ध अवसरों को समझना आपकी जिम्मेदारी है, न कि दर्द के खतरे को समझना। अवसरों पर ध्यान केंद्रित रखने का तरीका जानने के लिए आपको खतरे के सोर्स को अनिश्चित शब्दों में जानने और समझने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह सोर्स मार्केट तो नहीं है। मार्केट तो केवल न्यूट्रल रूप से एटीट्यूड से आगे बढ़ने की आपकी क्षमता के बारे में जानकारी उत्पन्न करता है। साथ ही वह अवसरों की एक अंतहीन धारा प्रदान करता है। जब भी आपको भय का अनुभव हो, तब अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या मार्केट की यह इंफॉर्मेशन स्वाभाविक रूप से खतरनाक है, या आप केवल अपनी मनस्थिति के प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं जो इस समय आप पर हावी हो रहा है? मैं आपसे इस बात पर सहमत हूं कि आप किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड को चूकना नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप लॉस के चाबुक की मार भी नहीं खाना चाहते। जब तक ये दोनों विचार एक साथ चलते रहेंगे, तब तक डगलस के अनुसार आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस स्ट्रगल से पंगु बनकर रह जाते हैं। आप इसकी सफाई में यह कह सकते हैं कि मार्केट बहुत रिस्की है, और साथ में आप जो ट्रेडर प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे देखकर अंदर ही अंदर कोयला हो सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप अपने आप से पूछें
कि क्या जिस समय आप झिझक रहे थे, क्या आप उस समय वास्तव में यह समझ रहे थे कि मार्केट आपको क्या देना चाहती है? जैसी आपकी मनस्थिति यानी स्टेट ऑफ माइंड होगा, उसी अनुरूप मार्केट आपके सपनों को सच करने की क्षमता से लोडेड है। मार्केट की इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव मानना आपकी अवचेतन मेंटल प्रोसेस है। हमारा दिमाग लगातार हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को ऐसी चीज से जोड़ता है जो पहले से हमारे दिमाग में मौजूद है। इससे हमें यह लगने लगता है कि हमारी परिस्थितियां और हमारी यादें व विश्वास भी इन परिस्थितियों से जुड़े हैं, जो कि बिल्कुल वही है। चैप्टर 1 में डगलस ने कहा था कि कई मेंटल पैटर्न जो ट्रेडर को हारने और गलतियां करने का कारण बनते हैं, वे इतने स्पष्ट और गहराई से निहित है कि हर ट्रेडर सोचता है कि यह हमारे साथ नहीं होने वाला। इन्हें समझना, सचेतन रूप से जागरूक होना और फिर सीखना कि मन की ऑटोमेटिक प्रवृत्ति को कैसे आपस में जोड़ा जाए, कैसे मानसिक स्थिति को विकसित बनाए रखना है जो दर्द के खतरे या अति आत्मविश्वास के कारण होने वाली समस्याओं के बिना मार्केट के अवसर प्रवाह के साथ बहाव में हो। इसके लिए आवश्यक होगा कि आप एसोसिएशन प्रोसेस पर सचेत नियंत्रण रखें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।